दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में और भारत के बाहर जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज़ और भारत के अंदर सामयिक विषयों की चर्चा के लिए पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ चैनल्स हैं और उन चैनल्स में जो चर्चाएं होती हैं उसको आप लोग देखते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे। मैं भी आप जैसा ही हूँ, उनको देखता हूँ और सुनता हूँ। इसके अलावा जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि वो लोग शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर के चर्चाएं करते रहते हैं। उनके पास में काफी पैराफर्नेलिया है और लोगों के पास में पैराफर्नेलिया है। मैं अकेला सिंगल वन मैन आर्मी हूँ, तो मेरे पास में इतना ज्यादा कोई पैराफर्नेलिया नहीं है। एक लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और बाकी आप लोग हैं। तो मैं जिन इश्यूज को पकड़ पाता हूँ उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ और जिनको मैं अपने तरफ से समझता हूँ कि शायद ये सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए अच्छा है, उनको पकड़ता हूँ। मैं बिना मतलब की बकवास में नहीं जाता कि हर एक बात को मुद्दे को उठा करके उसके बाल में खाल निकालना, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं बेसिकली एक साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था। बाय डिफॉल्ट टैक्स सेशन में चला गया, तो मेरा जो टेस्ट है वो कुछ अलग तरीके का है। मैं देश की समस्याओं को और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को कुछ अलग तरीके से देखता हूँ और उसको मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ और पेश करता हूँ। लेकिन जो भारत में घट रहा है उससे मैं भी अछूता नहीं रह सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन, यानी कि रविवार के दिन, मैं पूरे हफ्ते भर की घटनाओं को अपने हिसाब से, महत्वपूर्ण घटनाओं का अपने हिसाब से विश्लेषण करूंगा और वो आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक बात और बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा यूपीआई आईडी नीचे स्क्रॉल में चल रहा है और मेरा जीपे नंबर भी यहाँ पर है। सपोर्ट की किसको जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत होती है। हाँ, ये बात है कि यूट्यूब के जो मेंबरशिप का है, यूट्यूब के क्राइटेरिया पता नहीं क्या है क्या नहीं। अगर उनके सामने किसी का वीडियो दिखा दो तो वो उसको बोलते हैं आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया है, कभी बोलते हैं आपने दूसरे कंटेंट को यूज किया है, रीयूज किया है। तो यूट्यूब के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। मेंबरशिप उन्होंने दी थी, मेंबरशिप विड्रॉ कर ली, ठीक है, यूट्यूब की मर्जी। वैसे भी हमारे को यूट्यूब से कोई झगड़ा नहीं करना है, हमारे को अपना काम करते रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला मुद्दा है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने जो अपना दिल्ली में शीश महल बनाया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई को दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई को इतने दिनों के बाद में क्यों ये इन्वेस्टिगेशन दिया। अरविंद केजरीवाल 2011 में अन्ना हजारे का कंधा पकड़ करके आगे आए थे। उस समय उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का कोई एक आंदोलन शुरू किया था और बाद में बोला था कि जन लोकपाल बिल आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो चाहिए। दैट वाज ओनली अ प्लॉय टू कम इनटू पॉलिटिक्स। शुरू में उन्होंने बोला था मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बाद में बोला था कि मैं कांग्रेस के सपोर्ट नहीं करूंगा, उसके बाद में बोला था कि मैं कोई बगला गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वो है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों की कसम भी खाई थी, लेकिन सब कुछ किया। क्योंकि मैं टैक्सेशन में रहा हूँ, कस्टम्स में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये इनकम टैक्स के और कस्टम्स के और
सेंट्रल एक्साइज को, जिसको आज के डेट में जीएसटी बोलते हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ग्रीड होती ही है। और अगर आप यूपीएससी से डायरेक्ट आए हो तो आपके अंदर तो ग्रीड होती है। ठीक है, खड़गपुर आईआईटी से अरविंद केजरीवाल ने बीटेक किया, कैसे उनका एडमिशन हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप आसमान से टपक पड़े। आप भी एक आदमी हो जैसे दूसरे लोग होते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि वो सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वो आप इनकम टैक्स से जब पॉलिटिक्स में घुसते हो और जब आईएएस के साथ में आपका पाला पड़ता है, तो आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आईएएस ऑफिसर्स हैं जो मेरिट में मेरे से ऊपर आए थे और ये मेरे आज की डेट में मातहत काम कर रहे हैं। तो आपका जो अंदर का जो खुन्नस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक तीस होती है, कशिश होती है, वो निकल के बाहर आती है। तो जब ये 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये किसके सपोर्ट से बने? कांग्रेस के सपोर्ट से। बाद में इन्होंने कांग्रेस ने इनका सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और दोबारा से इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट रूल लगा। उसके बाद दोबारा जब इलेक्शन हुए तो ये तमाम फ्री बाइज, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो करके ऐसी जो घोषणाएं करके दोबारा जीत गए। आउट ऑफ 67 सीट इनको मिली थी, 3 बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस 0 थी। तो इनके दिमाग में घुस गई हवा कि मैं तो दिल्ली का राजा हूं। अच्छा, ये आदमी इतना धूर्त है कि ये जानता है कि अगर मैं बाहर, इसने शुरू में तो सबको बोला शरद पवार करप्ट है, सोनिया गांधी करप्ट है, लालू यादव करप्ट है, प्रणब मुखर्जी करप्ट है। कौन करप्ट नहीं है, ये सब इसने किया था। लेकिन बाद में इसने जब इसके ऊपर अरुण जेटली करप्ट है, नितिन गडकरी करप्ट है, जब अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने इनके खिलाफ डिफेमेशन का सूट डाला तो जाके माफी मांगी और उसके बाद में फिर शांत हुआ। तब से इसने ये सोचा है कि अब मैं किसी भी पॉलिटिशियंस को या किसी भी पार्टी को बाहर के मंच पर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से अटैक करूंगा, यानी कि असेंबली के अंदर अटैक करूंगा। तो ये असेंबली में कभी भी, असेंबली का सेशन, इसका जो दिल्ली में असेंबली का सेशन होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी बुला लेता है और वहां पे अंदर असेंबली के ये मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी बोलना था वहां पे बोल रहा था। तो 2014 में जब इलेक्शन हुए तो 67 सीट लेकर के भाई साहब बैठ गए। उसके बाद में धीरे 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 करके ये कांग्रेस को कमजोर करता रहा और जहां पर भी कांग्रेस कमजोर होती रही वहां पर ये अपना प्रभाव बढ़ाता रहा। इसने कहाँ का इलेक्शन नहीं लड़ा, गोवा का इलेक्शन इसने लड़ा, एमपी में इलेक्शन इसने लड़ा, राजस्थान में इसने लड़ा, जहां जहां पर भी हुआ, यूपी में इलेक्शन लड़ा, उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा। उत्तराखंड में तो यहां तक घोषणा करती थी कि उसकी सरकार बनने वाली है। हुआ क्या? लाभ के 3 पात। खैर, 2019 के इलेक्शन में भाई साहब फिर जीत के आ गए। इस बार 63 सीट्स मिली इनको। इस बीच में ये पंजाब की तरफ को ध्यान दे रहा था। पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, 10 साल तक अकाली दल की गवर्नमेंट रही है, उनके ऊपर काफी करप्शन के चार्जेस थे। तो अकाली दल की गवर्नमेंट से पंजाब की जनता ऊब गई थी और उन्होंने फिर कांग्रेस को मौका दिया था। कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पर थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, अपना अच्छा खासा सरकार चला रहे थे। लास्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के इलेक्शन लड़े जाए, इसलिए उनको हटा दिया और वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। नवजीत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उनको बनने नहीं दिया, क्योंकि शायद कांग्रेस के लीडरशिप को मालूम था कि नवजीत सिंह सिद्धू का एटीट्यूड क्या है। और जब इलेक्शन हुए तो पंजाब की जनता ने ना तो अकाली दल को वोट दिया, ना तो कांग्रेस को वोट दिया, और उस चक्कर में इनकी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वहां पर आ गई। अब वो क्यों आई, कैसे आई, कहां से आई, क्या क्या हुआ, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन ये पक्की बात है कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तब से वहां पर खालिस्तान की समस्या खड़ी हो गई है। अभी भी वहां पर 2-4 दिन से फार्मर का एजिटेशन चालू हुआ है। वो क्यों से चालू हुआ है?
उसके पीछे की पृष्ठभूमि को ही लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस समय लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस समय जहाँ पर ये रहते थे, उस घर का छत का कुछ प्लास्टर वास्टर गिर गया होगा और उस के बहाने इन्होंने पूरे घर का रिनोवेशन करवाने के चक्कर में पूरा जो है वो फ्लैट जो है, वो घर जो है, बंगला जो है, उसको तुड़वा करके दोबारा से शीश महल बनवाया, जिसमें नवभारत टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 50 करोड़ का पैसा लगा है। अब वो पैसा कैसे लगा है, कैसे नहीं लगा, किस तरीके से टेंडर हुए, टेंडर नहीं हुए, वो सबको आपको न्यूज चैनल से मालूम पड़ गया होगा कि ये टेंडर भी निकालते थे, 10-10 करोड़ से नीचे का निकालते थे, जिससे कि राज्यपाल की और जो उनकी कमेटी होती है सेक्रेटरीज की, उनके पास में उसको ना भेजना पड़े। पीडब्ल्यूडी सब पेमेंट करता रहता था। ये भी खबरें आई थी कि इनकी वाइफ चांदनी चौक में जहां पर मार्बल्स का काम होता है, वहां पर जाकर के अपने घर का मंदिर चुनने के लिए लेके आई थी। ये भी खबरें हैं कि वहां पर 8 से 10 लाख के पर्दे लगे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा है, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन समस्या ये है कि जब होम मिनिस्ट्री ने शीश महल की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंड ओवर किया, उसके बाद ही पंजाब का जो फार्मर रजिस्ट्रेशन चालू हुआ। आपको ये मालूम है कि पिछली बार जब फार्मर रजिस्ट्रेशन चालू था, जो दिल्ली में ये लोग आए थे, जो पंजाब से शुरू हुआ था, उसमें कनाडा से खालिस्तानियों ने कितना सपोर्ट किया था। आज की डेट में कनाडा और इंडिया के साथ में क्या रिलेशन है वो सबको मालूम है। जस्टिस ट्रूडो ने बोला कि निजर को इंडिया ने मरवाया है, ये हुआ है। ट्रूडो ने कई बार अपने भाषण को बदला, लेकिन सही बात तो यह है कि 1980 से जब से खालिस्तान की समस्या हिंदुस्तान में या भारत में चालू हुई थी, तब से कनाडा उसको सपोर्ट करता था। हम लोग उस दौर में पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, हमको सबको मालूम था कि पाकिस्तान और कनाडा ही खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाद में ऑल आउट जब इनके ऊपर अटैक किया गया, तब जाकर के गिल साहब ने इनको कंट्रोल किया। लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और जब से शीश महल का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया गया है, तब से खालिस्तान की हवा कुछ ज्यादा ही बह रही है। अब यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी कुछ पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, उनको डायरेक्ट उठा करके अंदर नहीं करना चाहती, वो उनको टाइट करना चाहती है, टाइट रखना चाहती है, जिससे कि ये आदमी जो दूसरी पार्टी है ना, जो वो I.N.D.I. अलायंस जो बना है, उसकी ये उंगली करता रहे। मतलब ये हमेशा ये सोचता रहे कि हाँ भाई ठीक है, मैं इंडी अलायंस के साथ भी रहूंगा, क्योंकि अगर ये जितना इंडी अलायंस के साथ में रहेगा और जितना ये बाहर रहेगा, उतना ये इंडी अलायंस का और अपना नुकसान करेगा और बीजेपी को फायदा करेगा। अगर ये छत्तीसगढ़ में लड़ता है, राजस्थान में लड़ता है और मध्य प्रदेश में लड़ता है, जैसा कि ये घोषणा कर चुका है, तो पक्की बात है नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का होगा, और फायदा किसका होगा? बीजेपी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार इसके खिलाफ कोई प्रेसिपिटेट एक्शन लेना नहीं चाहती, लेकिन इसको टेंडर रुख पे रखना चाहती है। ठीक है बेटा, शांति से रहो, नहीं तो हम तुम्हारे पीछे से उछेड़ करके आगे से निकाल लेंगे, ऐसा कुछ इनके दिमाग में रहता है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। 3 तारीख तक जितने भी वो पीडब्ल्यूडी वाले हैं और जितने भी सप्लायर्स हैं, ये है वो, इनको बुलाया गया है, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। देखेंगे क्या होता है 3 तारीख को। 3 तारीख तो परसों ही है, आज तो 1 तारीख है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं, पता नहीं पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं और जो ट्विटर अकाउंट हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके हिसाब से तो ये खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद के बेटे को पेशावर से अटक करके उसको टॉर्चर करके मार दिया गया है। लेकिन कल पाकिस्तान की फौज ने और आईएसआई ने इस बात को मना किया। क्या कहेगी ऐसे ही क्या बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, उसको पकड़ के मार दिया। तो फिर पूछेंगे भाई तुम क्या कर रहे थे?
अब ये लोग भी वहां पर ये चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वहां पर भी जो घटनाएं हो रही है पाकिस्तान में, कई खालिस्तानियों को और जो कश्मीरी टेररिस्ट है उनको उड़ाया गया है। कुछ लोग आते हैं और उनको मार के चले जाते हैं और बाद में फिर ये लकीर पीटते रहते हैं कि उनको रॉ ने मरवा दिया, ये मरवा दिया। मैं बोलता हूँ रॉ ने मरवाया, ऐसा ही ने मरवाया, किसने मरवाया? लेकिन तुम हो ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ये बताओ। कभी कोई जाकर के मस्जिद में घुस जाता है और वहां पे बम फोड़ देता है और 60-70 लोगों को मार देता है। तो हालत यह है कि हाफिज सईद के लड़के को मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन आईएसआई के जितने भी एसेट हैं उनकी हालत टाइट है। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे जो भी हो, उनको उनके दिन अब शायद गिने जा रहे हैं। इसी तरीके से कनाडा में जो टुडू ने बोला था कि इंडियन एजेंसीज ने निज्जर को मरवाया है, इसी तरीके से वहां पर भी निज्जर को जब मारा गया, उसके बाद में जो वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है कि वहां का जो वीडियो उन्होंने देखा था उसके हिसाब से है कि एक सेडान गाड़ी, सफेद कलर की सेडान गाड़ी आई थी जिसमें लोग भाग थे। उन्होंने निज्जर के ट्रक को, पिकअप ट्रक को रोका और उसके बाद में उसके ऊपर गोलियां चला दी और फिर भाग गए। वो भी लोग सरदार ही थे जो वीडियो में है, लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट ने उसको इंडिया के ऊपर मर दिया, जबकि अपनी जो एफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी है, उसको छिपाने के लिए वो इंडिया पे मर दिया। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद में वो पन्नू जो है वहां पर दुनिया भर की बुरा बातें कर रहा था। हमारे जो कनाडा के एम्बेसी में एक ऑफिसर थे, उनको मार रहा है, उनको निकाल दिया गया, उसके चक्कर में इंडिया ने भी उसको निकाल दिया। लेकिन ये सब घटनाएं 19 सितंबर को ट्रूडो ने जो भाषण दिया था पार्लियामेंट में, कनाडियन पार्लियामेंट, उसके बाद में 4 बार वो भाषण दे चुका है कि नहीं मैं भारत के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ, वो रखना चाहता हूँ, लेकिन गड़बड़ है। तो ये जो पाकिस्तान में तमाशा हो रहा है, हाफिज सईद के लड़के का मारा जाना और दूसरे टेररिस्ट को मारा जाना, कोई कराची में मारा जा रहा है, कोई रावलकोट में मारा जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है, और जो कनाडा में तो तमाशा चल रहा है, उसके पीछे कोई भी हो, हम तो ये बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगर आज की डेट में कोई भी एजेंसी अगर भारत के लिए कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको तो मैं सलूट मारता हूँ। धन्यवाद, आप लोग कर रहे हो। एक जमाना था जिस समय कि इन पाकिस्तान कुछ भी करके निकल जाता था, कोई भी कुछ भी बोलता था, लेकिन आज की डेट में भारत वो नहीं है। आज की डेट में जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और बाहर अमेरिका के या दूसरे कंट्रीज के लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। वो जो आई फाई का चक्कर है, आई फाई मतलब जो ये अंग्रेजों ने, जो इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी है, 5 कंट्रीज हैं, उसमें है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि भाई ठीक है, चूंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं और हमारी सफेद चमड़ी है तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। उनका क्या उद्देश्य है, क्या नहीं उद्देश्य है, उसके बारे में बात करने का टॉपिक अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में बताया जा सकता है कि हाँ भाई क्या हुआ। तो कनाडा की तो हालत खराब करके रखी है, क्योंकि जयशंकर साहब ने यहाँ पर एंटोनी ब्लिंकन से बात किया है और लोगों से बात किया है, लेकिन कनाडा देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आज की डेट में काफी स्ट्रांग है और आगे कुछ जो भी निकल के आएगा उसके बारे में बात करी जाएगी। अब आते हैं पंजाब के फार्मर्स की समस्या के बारे में मैंने बात कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के फार्मर की समस्या है, पंजाब में जो ट्रेन कैंसिल हो रही है, जो रोड जाम हो रहा है, उसके पीछे पक्की बात है, मैं तो ये बोलता हूँ खालिस्तानियों का हाथ है और गवर्नमेंट की सपोर्ट है। हमारी गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, भारतीय गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स है, एजेंसीज है, वो काफी कॉम्पिटेंट है, वो लोग इसके बारे में ध्यान देंगी और अपना मौके पर उसके बारे में जो भी करना होगा तो करेंगी। अब आते हैं कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने पिछले हफ्ते गवर्नमेंट को धमकी दी है कि जो हमने 70 रिकमेंडेशन कॉलेजियम की भेजी थी, अगर उसको आपने नहीं लागू किया तो हम आपको हर हफ्ते बुलाएंगे और परेशान करेंगे। भाई ऐसा है, इस बारे में मैं एक वकील हूं, मुझे मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना, क्यों बना, और कॉलेजियम सिस्टम को ये जो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कॉलेजियम सिस्टम को नहीं माना जाए, कॉलेजियम सिस्टम लॉ ऑफ लैंड है और इसको नहीं माना जाए तो कंटेम्प्ट है। तो इस बारे में मैं स्पष्ट तरीके से बोल देना चाहता हूँ, दर्शकों प्लीज ध्यान से सुन लो।
जो कानून पार्लियामेंट से बनता है उस कानून को कानून बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने अपने आप ये बनाया था कि ये कॉलेजियम सिस्टम होगा। कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। और जो कानून पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या असेंबली के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके ऊपर इंटरप्रीट करना। आप कानून बनाओगे और उसको बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, इसका पालना नहीं हो रहा है। अरे कॉलेजियम सिस्टम आपने बनाया है, उसके बाद जब एनजीएसी बना था और एनजीएसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास हुआ था, स्टेट असेंबली से पास हुआ था, तो आपने उसको क्यों उड़ाया, क्यों गिराया? किसने आपको अधिकार दिया था उसके गिराने का? आज की डेट में आप बोलते हो कि कॉलेजियम सिस्टम अगर नहीं फॉलो करेंगे तो देखोगे हम कंटेम्प्ट करेंगे, ये करेंगे, करिए, देखेंगे पब्लिक क्या करती है क्या नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की घटनाओं के बारे में झट से कॉग्निजेंस लेता है, और जब वो उदयनिधि स्टालिन कुछ गड़बड़ करता है तो चुप रहता है। पब्लिक देखेगी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इनको तकलीफ ये है कि इनके जो चहेते 70 जजेस बनने वाले हैं वो नहीं बन पा रहे हैं और इनका रिटायरमेंट सिर पे आ रहा है, तो ये सोचते हैं कि हमारे रिटायरमेंट से पहले किसी का ये हो जाए। आप लोगों को याद होगा, आपको बता देता हूं, एक बार जस्टिस बालाकृष्णन को जज बनाने का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास में पड़ा था और उसको वो नहीं भेज रहे थे। तो उस समय के राष्ट्रपति नारायणन साहब ने बोला था कि जब तक बालाकृष्णन का नाम आप नहीं भेजोगे तब तक मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। और बाद में जस्टिस बालाकृष्णन का नाम भेजा गया और बाद में फिर नारायणन ने साइन किया। तो आज की डेट में भी कॉलेजियम सिस्टम का जो भी रिकमेंडेशन है, अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी उसको मना कर दें साइन करने के लिए तो क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या राष्ट्रपति को बुला के खड़ा कर देगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे कि आ जाओ राष्ट्रपति जी? तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी हद समझनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी हद समझनी चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ क्लियर कट, क्या मतलब जिस आदमी को भारत की जनता ने चुन करके भारत का प्रधानमंत्री बनाया है उसकी बात नहीं चलेगी क्या? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा रिकमेंडेड जो आज की डेट में चीफ जस्टिस हैं वो प्रधानमंत्री का काम करेंगे? सोचिए इसके बारे में। मैं ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, काफी लोगों ने बोला होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और ना करना चाहिए। वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए पवन खेड़ा की जमानत का मामला आता है तो चीफ जस्टिस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें अभिषेक मान सिंह रेफर कर देते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। वहीं पर दूसरे लोगों को बोलते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मनीष कश्यप का केस पड़ा हुआ है वहां पर, कपिल सिब्बल गवर्नमेंट की तरफ से है, आरजेडी की तरफ से है, वहां पर बिहार की गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको बेल नहीं मिल रही है। क्या है मनीष कश्यप ने क्या किया था? देखिए ना, जमानत दे दीजिए, जमानत आप भी बोलते हैं बेल इज राइट, आप दे दीजिए, उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा तो होता रहेगा। व्हाई somebody should be punished without trial? आपका जो भी है काम 90 डेज का 30 डेज का जो भी है उसको कर दीजिए, लेकिन नहीं ये इधर उधर से किसी को, जिसको मतलब जो आपको ना अच्छा लगे उसको आप दंडित कर दो और जो आपको अच्छा लगे उसको कर दो। सुप्रीम कोर्ट बताए ना, जवाब दे। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या ऐसी अर्जेंसी थी तीस्ता तलवाड़ के मामले में कि आपने छुट्टी के दिन शनिवार की शाम को पहले डिवीजन बेंच बनाई और जब डिवीजन बेंच में कन्फ्लिक्ट हो गया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो आपने उसी दिन लार्जर बेंच 3 जजेस की बेंच बनाई और उसी दिन आपने तीस्ता तलवाड़ को बेल दे दी। तीस्ता तलवाड़ के लिए संडे के दिन, सैटरडे के दिन शाम के टाइम में सुप्रीम चीफ जस्टिस जो है एक बेंच कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या चीफ जस्टिस कभी भी किसी फोरम में आकर के इस बात का जवाब देंगे क्यों किया था उन्होंने? चीफ जस्टिस वो हमेशा रहने वाले नहीं है, चीफ जस्टिस की भी उम्र होती है, 65 के बाद में उनको भी रिटायर होना है, संजय किशन कौल को भी रिटायर होना है। तो अगर आप
कुछ काम ऐसे करोगे जिससे कि मालूम पड़ेगा कि आप किसी का फेवर कर रहे हो और किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो पक्की बात है जनता आपसे पूछेगी। ये डेमोक्रेसी है, ये कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं है या क्या जुडिशरी नहीं है। तो ये 3-4 मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मामला था, हाफिज सईद के बेटे के मर्डर का मामला था, कनाडा इंडिया रिलेशंस का मामला था, पंजाब में फिर से फार्मर एजिटेशन के बारे में जो बात हो रही है उसके बारे में मामला था, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम का मामला था। तो इनको मैंने कवर किया है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं किसी भी न्यूज को अब आपके सामने नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा। मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये कभी भी बोलते हैं ये लोग, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि तो आपका कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा और जो मुझे समझ में आएगा वो बोलूंगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ठीक है। मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।